Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss our lecture number 16. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल मोड देखा था, मीडियन देखा था और मीडियन फॉर ग्राफिकल और मोड के ग्राफ से देखा था और फिर हमने अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है जी। तो अब ओवरऑल एक जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि एक आइडियल एवरेज में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक आइडियल एवरेज कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम हर एक जितने भी हमने एवरेजेस पढ़े उन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं कि हर एक एवरेज का फ़ायदा कब कब होता है और उसके कुछ नुकसानात क्या हैं। यानी कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा एवरेज हमारे लिए मोस्ट सूटेबल एवरेज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एवरेज कि आइडियल एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एवरेज। कुछ हमारे पास पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 पे देख लेते हैं हम। नंबर 1 पर हमारे पास है इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब होता है कि ऐसा एवरेज जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होता हो, यानी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हम हमेशा उसका ही फॉर्मूला यूज करते हुए उसको फाइंड करेंगे। जैसे कि अरिथमेटिक मीन का अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का अपना फॉर्मूला है, हार्मोनिक मीन का अपना फॉर्मूला है। इस तरह जो मीडियन का है उसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है मॉड का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू पर डिपेंड करता है। मॉड मीडियन अरेंज डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो आइडियल एवरेज, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मीडियन और मॉड आइडियल नहीं रहे, वो आइडियल हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, ठीक है जी। और सेकंड, it is easy to calculate। आपका एवरेज ऐसा होना चाहिए जिसको कैलकुलेट करना आसान हो, जो कॉमनली यूज एवरेज हो, जिसकी कैलकुलेशन आसान हो, वो आइडियल एवरेज होता है। कंप्लेक्स कैलकुलेशन ना हो, ऐसा ना हो हम एवरेज तो कैलकुलेट करने बैठे हैं पर हमसे फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है जी। थर्ड वन, it is easy to understand। एवरेज को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो, ठीक है। जैसे कि अरिथमेटिक मीन है, उसका फॉर्मूला उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है, उसके एवरेज के आंसर को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। फोर्थ वन, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। आइडियल एवरेज कहते हैं वो आइडियल एवरेज होता है जो सारी के सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस कर रहा हूं। जैसे कि अगर हमने 10 का सैंपल लिया है तो अब 10 की 10 वैल्यूज हमारी कैलकुलेशन में फॉल कर रही हैं, बेशक अरिथमेटिक मीन हो बेशक हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो। लेकिन अगर हमने 10 का डाटा लिया है और हम मीडियन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अब मीडियन सारी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। मीडियन क्या करेगा, क्योंकि 10 इवन है, सेंट्रल टू वैल्यू को क्या करेगा, एवरेज के तौर पर लेगा। यानी कि मीडियन ने शुरू वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को स्किप कर दिया। सेम विद द केस मॉड, मोड भी सारी ऑब्जर्वेशन को डील नहीं करता, मोड भी मोस्ट रिपीटेड की बात करेगा, मोस्ट कॉमन की बात करेगा, ठीक है। इट्स मीन मोड भी जो है वह सारी ऑब्जर्वेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। तो आइडियल एवरेज वो होना चाहिए जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कैलकुलेशन करता है, ठीक है।
इट इज कैपेबल फॉर फर्दर algebraic कैलकुलेशन या फर्दर algebraic ट्रीटमेंट्स। आइडियल एवरेज ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी फर्दर algebraic ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। जैसे कि मीन जो है इसकी फर्दर algebraic ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है क्योंकि मीन तो अपने तौर पर इस्तेमाल होता है और बहुत से फार्मूलाज में मीन इस्तेमाल हो रहा होता है। इंशाल्लाह हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वहां पर मीन का इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है जी। तो आइडियल एवरेज वो होना चाहिए जो खुद तो कैलकुलेशन अपने लिए करता है, ये दूसरों की कैलकुलेशन को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और एट द एंड इट इज नॉट affected by extreme value, extreme values। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि इसके एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू क्या मतलब है, इंशाल्लाह भी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर एक कैलकुलेशंस करवाऊंगा कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट का ना होने का मतलब क्या है और एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए उससे इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आइडियल एवरेज में नॉर्मली तौर पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने मेरिट एंड डीमेरिट्स पर, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या हैं मुख्तलिफ हमारे पास जो एवरेज से। तो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो यहां पर आगे हमारे पास नंबर 1 पे मेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि अगर हम अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज के तौर पर यूज करें तो उसका हमारे पास फायदा क्या है। अरिथमेटिक मीन को अगर हम एज एन एवरेज लें तो उसका फायदा क्या। नंबर 1, it is easy to calculate, it is easy to calculate। सबसे पहला फायदा अरिथमेटिक को सिलेक्ट करने का ये है, इजी टू कैलकुलेट है, इसकी कैलकुलेशन सबसे आसान है। और दूसरा, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना ही बड़ा आसान है क्योंकि सादा सा फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन, तो इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान है और इसकी कैलकुलेशन भी आसान है। और इसका फायदा क्या, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है। अगर हमारे डाटा में 15 वैल्यूज हैं, अरिथमेटिक मीन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। 10 वैल्यूज हैं, अरिथमेटिक मीन 10 वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करेगा, कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है अरिथमेटिक मीन का, ये सारी के सारी वैल्यूज को यूज करता है। ठीक है। और इट इज यूज टू कैलकुलेट फर्दर algebraic ट्रीटमेंट, फर्दर algebraic ट्रीटमेंट। इसका एक फायदा यह है, इससे फर्दर algebraic ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं, यानी कि ये खुद तो एवरेज के तौर पर, जैसे कि मैंने उस केस में बात की थी, ये खुद तो अपने लिए एवरेज फाइंड करता ही करता है। अगर किसी और वेरिएबल ने मीन को यूज करना है अपने एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए या अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, तो मीन वहां पर भी यूज हो जाता है। ठीक है जी। तो ये खुद भी कैलकुलेशन करता है और दूसरों की कैलकुलेशन के लिए भी सपोर्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन के कुछ मेन प्रॉपर्टीज थी। ठीक है जी। अब जरा इसके डीमेरिट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो
इसके डीमेरिट्स क्या हैं, मतलब इसके नुकसानात क्या हैं? ये तो मेरिट हो गया ना, मेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब जरा डीमेरिट के ऊपर बात कर लेते हैं। डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन। डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या? अगर हम अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज के तौर पर यूज करें तो हमें क्या क्या मसले आ सकते हैं, ठीक है जी। या दूसरे लफ्ज में अरिथमेटिक मीन कहां कहां पर हमें सही एवरेज नहीं कैलकुलेट करके देगा। तो नंबर 1 ये है। अच्छा, अगर अब ये कंपेयर करें तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों उससे कंपेयर हो रही हैं, मतलब ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज आइडियल प्रॉपर्टीज में मौजूद है, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं इसकी वाली कि आइडियल एवरेज वो होता है जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ना हो, यानी कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू वजह से अफेक्ट ना हो। तो अब देखते हैं अरिथमेटिक मीन के केस में, एक्सट्रीम वैल्यू के केस में क्या होता है। इसका डीमेरिट ये है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ, ये अरिथमेटिक मीन का एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है, आपको चाहिए उसके एवरेज के लिए अरिथमेटिक मीन को यूज ना करें, क्योंकि सारा के सारी कैलकुलेशन एनालिसिस आपका गलत हो जाएगा, उसके अंदर अच्छी खासी वेरिएशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल देते हैं अभी। ये देखें जरा, हमने एवरेज लिया 2 4 6 7, इन चार वैल्यूज का हमने एवरेज लिया, ठीक है जी। तो जब हमने इन चार वैल्यूज का एवरेज लिया 2 + 4 + 6 + 7, तो आंसर आया हमारे पास 4.75, ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है। अभी भी हमारे पास वैल्यूज तकरीबन नहीं है, 2 4 6, ये 7 है ना, इस 7 की जगह हमारे पास अज्यूम करें आ गया 14, यानी कि एक वैल्यूज लार्ज आ गई। इस लार्जर वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। एक वैल्यू जो है, एक आधी वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम पर आ गई, वो ग्रेटर आ गई, वो लार्ज आ गई। तो हमने देखते हैं कि एक वैल्यू देखें, बाकी तो तकरीबन 2 4 6 सेम है, तो एक वैल्यू के लार्ज आने से देखते हैं कि मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो मीन आ गया 6.5, देखें कितना फर्क आ गया, सिर्फ एक वैल्यू के ज्यादा आने से मीन अच्छा खासा चेंज हो गया, ठीक है। तो देखें, ये वही वाली बात होगी कि अगर हम किसी प्लेयर को पिक करना चाहें, हम चेक करना चाहें कि हम किस प्लेयर को सिलेक्ट करें, तो हम देखेंगे कि भाई उसका एवरेज क्या है, बेहतर एवरेज क्या है, तो हमें लगेगा बेहतर एवरेज इसका, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमने ये एवरेज अरिथमेटिक मीन के ऊपर कैलकुलेट किया है, हो सकता है हम गलत हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक प्लेयर है, उसने 4 मैच खेले और 4 मैच में जो उसकी स्कोरिंग थी वो 30 थी, 35 थी, 38 थी और 42 थी, ठीक है। हमने कहा जरा, अब हमने 9 प्लेयर तो सिलेक्ट कर लिए हैं, 10वां प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने देखना कि हम प्लेयर 1 में से सिलेक्ट करें या प्लेयर 2 में से सिलेक्ट करें। तो प्लेयर 1 की अगर हमने एवरेज निकाली 30 35 38 + 42 डिवाइडेड बाय 4, तो उसकी एवरेज आई 36.25, यानी कि इसकी एवरेज आई 36.25, ये एवरेज आई उसकी, ठीक। तो अब हमने एक और प्लेयर की बात की, मतलब उसका स्कोरिंग कुछ ये थी, उसने पहले 10 रन बना लिए, फिर उसने कोई 40 रन बना लिए, फिर 25 रन बना लिए, फिर उसने एक मैच में उसको गुस्सा चढ़ गया काफ़ी, तो उसने कोई 75 के करीब रन बना लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एवरेज क्या होता है। 10 + 40 + 25 + 75 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया
37.5 आ गया। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसकी एवरेज ज़्यादा है, हमें प्लेयर ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। यानी कि ये हर मैच में कम से कम 30 से अबव स्कोर दे के जा रहा है आपको। यानी कि ये बैट्समैन टीम में रखोगे तो कंफर्म है भाई इसकी तरफ से तो 30 रन ऐड होंगे। इसका कोई पता नहीं है, 10 पे भी आउट हो सकता है, 25 पे भी आउट हो सकता है 50-60 भी बना ले। ठीक है जी। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का ये डिफरेंस जरा आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये तो हमने बात कर ली। ठीक है जी। और एक और इसका डीमेरिट ये है, इट इज नॉट कैलकुलेटेड बाय ओपन एंड क्लास। अगर आपकी ओपन एंड क्लास है तो ओपन एंड क्लास के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आगे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अनलेस assumption is taken। जब तक हम कोई assumption नहीं ले लगते, जब तक हम कोई assumption नहीं लेते, तब तक ओपन एंड क्लास के लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0 to 5, 10, 10 to 15, 15 to कोई पता नहीं है। ऐसी क्लास को जिसकी एंडिंग वैल्यू ना पता हो, वो हमारे पास ओपन एंड क्लास कहलाती है। अब देखें, हम 100% श्योर नहीं कह सकते। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि पास पैटर्न बता रहा है कि 5-5 का इंटरवल चल रहा है, तो उस पास पैटर्न से, पास एक्सपीरियंस से वह चल रहा है कि 15 के बाद यहाँ पे 20 आना है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो 20 आना है हम 100% कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंटरवल्स तो अनइक्वल भी होते हैं। हो सकता है कि 15 के बाद 20 ना आना हो, 25 आना हो, या 15 के बाद 30 ने आना हो, तो हमें 100% श्योर नहीं है। तो इस केस में हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है अरिथमेटिक मीन के लिए फ्रीक्वेंसी तो आपके पास आ गई होगी। मसला इस एक्स का, मिड पॉइंट का, पहला मिड पॉइंट आ गया 2.5, उसके बाद 7.5, 12.5। अब ये क्या आएगा? जब तक ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारा अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट नहीं होगा, जब तक के कोई assumption ना ले लें। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर लें कि इफ यू अज्यूम दैट ड्यू टू द रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 द लास्ट क्लास आल्सो एंड विद द इंटरवल 5 एंड दैट इज द नंबर 20। हाँ, जब ये 20 लिख लिया हमने खुद से अज्यूम करके, हाँ, फिर अब ये कैलकुलेट हो जाएगा 17.5, अब मीन भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इन जनरल केस ओपन एंड के लिए अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, जब तक हम कोई अजम्पशन ना ले लें। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की तो कुछ तो प्रॉपर्टीज मैं क्लास में ही आपके साथ डिस्कस कर चुका था, तो उसके अलावा कोई थोड़ी सी रिमेनिंग होंगी तो उसके बाद देख लेंगे। तो 1 हो गया। सेकंड, मेरिट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के फायदे, सबसे पहला वाला फायदा वो यही है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये ज्योमेट्रिक मीन में यही आएगा, सेम आएगा। और इट इज यूज टू कैलकुलेट फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर में यूज होता है, इससे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब दो बातें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अरिथमेटिक मीन तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। अब इसके लिए देखेगा,
it is less affected by extreme value। ये एक्सट्रीम वैल्यू से लेस अफेक्ट होता है। उसकी रीजन ये है ज्योमेट्रिक मीन सबका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लेता है, तो जितनी भी वेरिएशन आती है तो ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन से वेरिएशन थोड़ी सी कम रह जाती है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में सिंपल चीज़ों को ऐड करना होता है, डिवाइड करना होता है, इसलिए वहां पर थोड़ी एक्सट्रीम वैल्यू के आंसर थोड़े से लार्ज आते हैं। तो इट इज़ लेस, हालांकि अफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है लेस अफेक्टेड, और यहाँ पे तो प्रॉपर अफेक्ट होता है ना पूरा 100%। ज्योमेट्रिक मीन कब यूज की जाती है? GM is used to calculate GM इस्तेमाल की जाती है जब हमने कैलकुलेट करना हो किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का एवरेज लेना हो, एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज, यानी कि हमने एवरेज लेना है रेट ऑफ चेंज का, परसेंटेज एवरेज। अगर हमने परसेंटेज एवरेज लेना है यानी कि परसेंटेज का एवरेज लेना है तो ज्योमेट्रिक मीन यूज किया जाता है। उसके बाद हमने चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन, अगर हमने पॉपुलेशन में चेंज देखना है कि पॉपुलेशन में चेंज कितना आ रहा है तो हम ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है, ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, जब हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट, इंडेक्स नंबर है कि इंशाल्लाह पूरा टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 14। जब हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता है तो ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ कहाँ यूज होता है? जब आपने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज एवरेज, चेंज इन पॉपुलेशन या इंडेक्स नंबर एटसेट्रा, इन सब केस के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज करते हैं। सही हो गया? इसकी जरा रेट ऑफ चेंज की जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? उसकी एग्जांपल ये है कि एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है? प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्वेश्चन ये है in year 1 rate of property increased by 10% और in year 2 increased by 15% and in year 3 it is increased by 25%. Find the average find the average rate of increased in property। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि ईयर 1 में जो प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है वो 10% हुई है, दूसरे साल में 15% इंक्रीज आया, तीसरे साल में 25% इंक्रीज आया। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉपर्टी। फाइंड द एवरेज, बताओ एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? तो रेट ऑफ चेंज आ गया एवरेज का, तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। तो हमें पता नहीं है कि इस साल स्टार्टिंग जो है वो प्रॉपर्टी का रेट क्या है, प्रॉपर्टी के प्राइस क्या है, तो हम लेट एज्यूम करेंगे वो 100 है, यानी कि टुडे द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज 100। तो हम
लेट करेंगे जो टुडे प्राइस है वो 100% है, इसके बाद 100% है। तो याद रखिएगा जब आपने कैलकुलेट करना है ना 10% इंक्रीज, तो आपने हमेशा आज की प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि ईयर 1 की बात करूं तो 100 का 10% लेना है, ठीक है, तो 110% हो गया। तो आज प्राइस अगर 100% है, एक साल बाद 10% इंक्रीज आया, तो 100% प्लस 10% तो पहुंच गया 110% पर। फिर ईयर 2 में कितना आया, उसने कहा ईयर 2 में 15%। अब 15% 110 का अप्लाई नहीं करना, ठीक है, 15% 100 का ही अप्लाई करें, बात याद रखनी है। तो 100% था, उसके ऊपर 15% इंक्रीज आया, तो हमारे पास कितना आ गया 115%। फिर ईयर 3 आया, 100% था, उसके ऊपर कितना इंक्रीज आया 25%, तो 25%, तो आंसर आ गया 125%। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज रेडी हो गई, ये 3 वैल्यूज हैं जिनका हमने एवरेज लेना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या है, ठीक है, 3 वैल्यूज है, क्यूब रूट आ जाएगा। अच्छा अब मर्जी आपकी, अगर इनको परसेंटेज के साथ लिखना है तो भी सही है, परसेंटेज के बगैर लिखेंगे तो भी सही है, दोनों से आंसर इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल परसेंट को इग्नोर कर रहा हूं मैं फिलहाल, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 125, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया है। क्यूब रूट लिया हमने, फिर आगे मल्टीप्लाई करवा दिया, 110 115 125, आंसर आ गया 116.5, आंसर आ गया 116.5, 116% आया। भाई इसमें से तो 100% तो हमने बेस प्राइस थी, इसमें से तो 100% तो बेस प्राइस थी, तो वो बेस प्राइस जरा रिमूव करें, यानी कि 100% रिमूव करें तो इंक्रीज कितना आया देखें। शुरू में प्राइस हमारी 100 थी, 100 से कहां तक पहुंच गए 116 पे पहुंच गए, तो इंक्रीज कितना आया 16.5%, ये हमारा इंक्रीज आया। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरह रेट ऑफ चेंज जब कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था। अब बात कर लेते हैं जरा हार्मोनिक मीन के। और हाँ एक बात रहेगी ज्योमेट्रिक मीन के लिए, होप सो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए एक बात वो ये है, ये आपको पता ही है कि मैं आपको बता चुका था, मैंने इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। ज्योमेट्रिक मीन के ये डिसएडवांटेज हैं। अब ये तो मेरिट्स की बात कर ली ना हमने, अब जरा डिसएडवांटेज की बात कर लें। इसके डीमेरिट में सिर्फ 2 ही बातें हैं। नंबर 1, ज्योमेट्रिक मीन के डीमेरिट ये है, नंबर 1 इट वैनिशेस ज्योमेट्रिक मीन जो है वो वैनिश हो जाता है, वो गायब हो जाता है अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हमारे डाटा में वो 0 आ जाए। इट वैनिश इफ एनी वैल्यू इन द डाटा इज 0, अगर कोई भी हमारे पास हमारे डाटा में
जीरो वैल्यू आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन वैनिश हो जाता है, यानी कि उसका आंसर जीरो आता है। और ये कैलकुलेशन हम कर चुके थे, मैं आपने आपको ज्योमेट्रिक मीन के टॉपिक में करवा दिया था। इसका एक और डीमेरिट है, ये भी करवा चुका था। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट GM if any value in the data is negative। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू डाटा में अगर वो नेगेटिव आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं मेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन के। अरिथमेटिक मीन के मेरिट क्या है? Merit of arithmetic mean and demerit. हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के मेरिट क्या हैं? इसके मेरिट तकरीबन अरिथमेटिक मीन जैसे ही हैं, ठीक है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी सारी ऑब्जर्वेशन में बेस करता है। इससे भी फर्दर अलजेब्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो बस दो बातें इसके लिए याद रख लें, ठीक है। नंबर 1 बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और फर्दर अलजेब्रिक कैलकुलेशन इज पॉसिबल। इससे फर्दर अलजेब्रिक कैलकुलेशंस पॉसिबल होती हैं। इसके डीमेरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीमेरिट में इसके लिए हम जो बात करेंगे वो ये है, वो एक ही करेंगे, सिंपल सी है। डीमेरिट it is not easy to calculate as compared to it is not easy to calculate as compared with arithmetic mean। इसकी जो कैलकुलेशन है वो अरिथमेटिक मीन जैसी आसान नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। और सेकंड, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट कैन नॉट बी calculated if any value in the data is zero। इसके ऊपर हम बात कर चुके थे। अगर अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू में जीरो आ जाए तो हार्मोनिक मीन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो हमारा आंसर जो है वो इनफिनिट हो जाता है। और इस तरह का हम कैलकुलेशन हार्मोनिक मीन के टॉपिक में सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कुछ एवरेजेस। अब हमारे पास एक दो एवरेजेस रह गई हैं, मीडियन की रह गई एवरेजेस, और मॉड की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रह गए। तो बात कर लेते हैं मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीडियन।
मेरिट ऑफ मीडियन, अगर हम मीडियन को एज एन एवरेज के तौर पर यूज करें तो क्या फायदे हैं उसके। नंबर 1, it is easy to calculate, it is easy to, ये बिल्कुल इजी टू कैलकुलेट है। अगर हमारे पास रॉ डाटा में ऑड नंबर्स आ जाएं तो मिडल वैल्यू मीडियन होती है, इवन नंबर आ जाएं तो सेंट्रल जो मिडल वैल्यू का एवरेज होता है वो हमारा मीडियन होता है। तो इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, ये इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। उसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है, कोई ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं है इसके अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जिसके मेरिट में है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसको एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हमने इसका मीडियन लेना है 2, 5, 19, 7 और 10 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए इसको अरेंज करेंगे 2, 5, 7, 10, 19, बल्कि अगर इसको 29 कर लें थोड़ी सी और, चलें ठीक है 19 है। अब ये तकरीबन करीब वैल्यूज हैं, इसको 29 कर लें ज़रा, 29 और ये भी 29, ग्रेटर वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू ग्रेटर आ गई 29, बाकी सारी आपस में एक दूसरे के करीब है, इनके अंदर गैप कम है, तो मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियन क्या करेगा, इस एक्सट्रीम वैल्यूज को तो इग्नोर कर देगा और यहाँ से इन एक्सट्रीम वैल्यूज को लोग इग्नोर करके हो गया क्या 7 मीडियन है आपका, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम वैल्यू से मीडियन इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट की, क्या डीमेरिट क्या है इसके। डीमेरिट ऑफ मीडियन, मीडियन के डीमेरिट क्या है। नंबर 1, it is not based on all observation, it is not based on all observation, सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं करते। देखें हमारे पास यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन थी, तो मीडियन ने इन 2 को भी इग्नोर किया, इन 2 को भी इग्नोर किया, सिर्फ इसको मीडियन कहा, यानी कि सारी वैल्यूज को मीडियन इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो यानी कि ये जो है सारी ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट नहीं करता। तो ये हमारे पास, उसके बाद एक और है इसका, इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, पर वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये होता है कि मीडियन का कोई अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि अरिथमेटिक मीन एक रिजिडली डिफाइंड एवरेज है, हार्मोनिक मीन रिजिडली डिफाइंड एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन रिजिडली डिफाइंड एवरेज है, क्योंकि तीनों के अपने पर्टिकुलर फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ऑड होगा मिडल पॉइंट, मीडियन होगा, अगर इवन डाटा है तो सेंट्रल का एवरेज ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है उसका अलग पैटर्न है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अलग पैटर्न है, तो इसका कोई खास रिजिड फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास था मीडियन, अब एट द एंड हमारे पास मॉड रहेगा। merit of mode, मोड
फ़ायदा क्या है, उसको हम एज एन एवरेज के तौर पर यूज़ करें तो उसके फ़ायदे क्या है? नंबर 1, ये सिंपल वाले, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट। जो मेरिट ऑफ मोड क्या है, वो 3 मीडियन के सेम मेरिट्स हैं, ये सेम है सारे। इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, easy to understand, और ये भी not affected by extreme values। इसको भी एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5, 7, 15, 77, ठीक है जी। अब हमने इसका मोड कैलकुलेट करना है। अब देखें 70 की एक्सट्रीम वैल्यू जो इन सबसे बहुत लार्ज है, ग्रेटर है, तो मोड क्या करेगा, इसको चुपचाप इग्नोर करेगा और कहेगा कि 7 इज द हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, तो 7 इज मोड। तो क्या करेगा, इस एक्सट्रीम वैल्यू से मोड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके डीमेरिट देख लेते हैं जरा, मोड के डीमेरिट क्या है। मॉड के डीमेरिट्स में सबसे पहले ये है कि इसका भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, ये भी बिल्कुल मीडियन की डीमेरिट की तरह है। नंबर 1, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये भी सारी ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं करता। इसका भी कोई खास रिजिडली डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, तो इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, ये भी कोई खास रिजिडली डिफाइंड नहीं होता, कोई खास का पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। और इसका एक और डीमेरिट ये है, समटाइम जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, sometime distribution has one mode, कभी कभार एक मोड होता है, एक एवरेज होता है, समटाइम 2 मोड्स हो जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एवरेज आ रहा होता है, किसकी एवरेज की ओर बात करें, और समटाइम नो मोड, समटाइम एवरेज ही नहीं आता, समटाइम एवरेज ही नहीं आता। इन सब की कैलकुलेशन हम अपने मोड में सीख चुके हैं। तो ये मोड का एक मेन डीमेरिट है कि समटाइम मोड एवरेज एक आता है, समटाइम 2 आते हैं, समटाइम मोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मोड ही नहीं आ रहा होता, तो हम एवरेज क्या कंसीडर करें, तो उस कैलकुलेशन के लिए मोड सूटेबल एवरेज हमारे लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो सारे मेरिट्स का मतलब ये है कि कौन सा एवरेज किस टाइम पर सूटेबल है, सारे डीमेरिट का मतलब ये है कौन सा एवरेज किस वक्त पर सूटेबल नहीं है। तो ये हमारे पास थे हमारे एवरेजेस जो हम यहाँ पे सीख चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे एवरेजेस हैं वो कंप्लीट, ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब एक ज़रा थोड़ी सी इनसे हटकर एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं ज़रा, उसको प्रॉपर्टी कह लें या एक रिलेशनशिप कह लें, जो कि मीन मीडियन मॉड है। जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में देखा था कि अगर हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट है तो AM हमेशा ग्रेटर रहेगा GM से, GM हमेशा ग्रेटर रहेगा HM से। कांस्टेंट वैल्यूज के लिए AM, GM, HM सेम रहेगा। इस तरह मीन, मीडियन और मॉड का, इन तीनों का भी आपस में एक रिलेशनशिप है, तो वो एक डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी ओवरऑल सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरिट डीमेरिट्स कंप्लीट हो जाए। वो ये हमारे पास कि उसको कहते हैं असल में एम्पिरिकल रिलेशनशिप
empirical relationship between mean, median and मॉड, इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, यहाँ पे इंपीरिकल का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है, जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो फॉर्मूला ये है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो एग्जामिनर समटाइम ये फॉर्मूला पूछ लिया करता है, वो ये पूछेगा कि बताएं फॉर्मूला जिसमें मीन, मीडियन, मॉड का रिलेशनशिप शो हो रहा है। तो आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। और इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी एग्जामिनर समटाइम कैलकुलेट करवा दिया करता है। वो इस तरह कहेगा, एग्जामिनर कहेगा कि भाई क्वेश्चन 1 है कि मीडियन आपके पास 3 है, मीन आपके पास 2 है, जरा मुझे मोड तो फाइंड कर दो। तो आपने क्या करना है, चुपचाप इन वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लग इन करना है और आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मोड फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये वाला यूज करूंगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड इज इक्वल टू 3, मीडियन कितना है 3, तो मीडियन की जगह 3 लिख दें। 2 मीन कितना है 2, तो मीन की जगह यहाँ पे 2 लिख दें। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4, मोड आ गया हमारे पास 5। एनी प्रॉब्लम? एक और कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। अब की बार एग्जामिनर ने कहा मोड हमारा 6 है, मीडियन 4 है, अब जरा मीन तो बता दो क्या है हमें। तो हमने कहा ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तीनों को। अब हमें मीन चाहिए, यानी कि ये मीन चाहिए। तो हम कहते हैं मोड कितना 6 आ गया, 3 मीडियन कितना आ गया 4 माइनस 2, और यहां से आगे मेरे पास ये मीन आ गया, ठीक है जी। तो 4 3 ज़ा 12, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 2 मीन, ठीक है। तो माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 18 इज इक्वल टू माइनस 2 मीन। यहां से मीन कैलकुलेट करना है, 2 को यहां से डिवाइड कर दें, 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो मीन हमारे पास आ गया माइनस 9। तो ये हमारे पास यहां से मीन आ गया, ठीक है। और इसी तरह एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे मीडियन कैलकुलेट करेगा, यानी कि इस फॉर्मूले में क्या करेगा, कोई सी भी 2 चीजें गिवन करेगा, तीसरी पूछ लेगा। मॉड मीडियन गिवन करेगा, मीन पूछ लेगा। मीन मॉड गिवन करेगा, मीडियन पूछ लेगा। तो आपने इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जहाँ तक हमारा एवरेजेस थी और ये कुछ हमने रिलेशनशिप देखा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को देखेंगे, वो क्या होता है, और कुछ स्क्यूनेस के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।